Welcome to PH Solution, Knowledge on your desk, a online learning for NetJRF, GATE preparation for physics. सर अनम्यूट कर दिया गया है आपको, एक बार आप अपना माइक्रोफोन ऑन करिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ सर, एकदम क्लियर सर। ओके सर, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज हम लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड दो पार्ट और है हमारे सिलेबस में। एक है स्पेशल फंक्शन, दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां से शुरू करते हैं। चार तरीके के स्पेशल फंक्शन है आपके, सब लोग आप जानते होंगे, बेसल, लीजेंड्रे, हर्माइट और लैंगुएज। तो वहीं से जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं, मैंने वहीं से कलेक्शन करने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है ये, तो और उस एक फंक्शन है एफ एक्स जो इस तरीके से है, उसका जनरेटिंग फंक्शन ये है। देन वो p3 - 1 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या है। अगर हम इसको फिजिक्स अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये एक लीजेंड्रे फंक्शन है और लीजेंड्रे पोलिनोमियल है जिससे एक फंक्शन बन रहा है, और ये इसका जनरेटिंग फंक्शन है। तब आप p3 - 1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चार ऑप्शन है आपके पास, 5/2, 3/2 +1 और -1। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ये लीजेंड्रे इक्वेशन क्या है ना, और लीजेंड्रे पोलिनोमियल क्या होता है। तो एक ही कुछ नहीं है खास, स्पेशल टाइप की एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वही लीजेंड्रे पोलिनोमियल। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे ना, आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि पोलिनोमियल और सीरीज इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। अगर वो टर्म इनफाइनाइट तक जा रही होती है तो वो सीरीज हो जाती है। तो ये पोलिनोमियल है, इसमें ये कहीं ना कहीं पर एंड होगा, ध्यान रखना। ये डॉट डॉट हम बड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट पर जाता है तो ये सीरीज हो जाता है, पोलिनोमियल हम नहीं बोलते। लेकिन बेसिकली ये क्या है, पोलिनोमियल है किस तक, एन ऑर्डर तक। जहाँ पे एन होगा वहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक तीसरी चीज और मिली है हमको, पी एन एक्स की। एक तो ये वैल्यू होती है सोल्यूशन में, लेकिन इसको रोडीज फॉर्मूला के नाम से भी इस तरीके से लिखा जाता है, 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n डी n टाइम या n ऑर्डर डिफरेंशिएशन इस चीज का n² - 1 की पावर n। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए कि हम जो ये लीजेंड्रे पोलिनोमियल है उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक जनरेटिंग फंक्शन है जिसका जिक्र इस क्वेश्चन में हुआ, वो क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन 1 - 2x z + z² - 2। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं z की असेंडिंग ऑर्डर की पावर में, तो zn या nth पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो nth पोलिनोमियल है, ठीक है। फर्स्ट पावर का कोफिशिएंट p1 है, सेकंड पावर का कोफिशिएंट p2 है, सेम है। ऐसे ही n का जो कोफिशिएंट है वो pn है। ये यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन, चार चीजें लीजेंड्रे पोलिनोमियल में है, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1/2 dx d2y/dx2 - 2x dyx + n + 1 y = 0। इसका अपना एक सॉल्यूशन है, ये रोडीज फॉर्मूला है, फिर उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन है। ये चार चीजें याद है। तो हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तीन से रिलेटेड। तो हमें यहाँ पर p3 - 1 की वैल्यू निकाल, तो हमको ये पता है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, p3 निकाल देंगे, n की वैल्यू 3 रख देंगे। तो n की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पे 1/2 to the power 3 का फैक्टोरियल, थर्ड टाइम इंटीग्रेशन को, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, और x² - 1 की पावर 3। ये जब आप ओपन करोगे, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे, देन आपको ये मिल जाएगा 1/2 5x³ - 3। अब देखने वाली बात ये है कि ये अब पोलिनोमियल बन जाएगा। अब यहाँ पर पोलिनोमियल बन गया है क्योंकि दो टर्म्स है, और यहाँ पर अगर p3 ले रहे हैं तो x³ मैक्सिमम, ठीक है। रिमेंबर ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। यहाँ पर 3 होगा, अगर यहाँ पर 3 है तो ये भी मैक्सिमम 3 होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता। बस सिंपली आप क्या करेंगे, -1 की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर सब सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, वो आएगा -1। यहाँ पर आप समझ सकते हैं विशेष नहीं किया है मैंने, -1 यहाँ पर रखा है, -1 यहाँ पर रहने दिया है, -5 हो गया, +3 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, 2 से 2 माइनस, ये यहाँ पर आ गया। लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है कि आपको ये यहाँ तक 3 तक, p3 तक, तीनों आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे कि p1 के x
माइनस 3x। तो जनरली आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल सकता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक ऐसे ही लीजेंड्रे से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था। आपको यहाँ पर एक जनरेटिंग फंक्शन दिया, ठीक है। वही ये जनरेटिंग फंक्शन वही है जो हमने लीजेंड्रे में पढ़ रखा है, 1/(1 - 2x t + t²। बस अंतर क्या है, यहाँ पर t है, वहां पर z लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर t की सीरीज में आप खोल लेंगे, वहां पर z की सीरीज में इक्वल टू x⁴n pn, इस टाइप का एक फंक्शन, ठीक है। इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल दिस। अब fx डैश है इस x में, और एक दूसरा ये जो जनरेटिंग फंक्शन है x प्राइम मल्टीप्लाई करने के बाद इस टाइप से एक फंक्शन में डिफाइन किया जाए, तो इस फंक्शन को fx को किस तरीके से एक्सप्रेस हम करेंगे, ये पूछ रहा है। तो जनरली आप क्वेश्चन तो एक जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है, एक और फंक्शन हमसे कहा कि fx है जो इस तरीके से कोरिलेट है x इनटू जनरेटिव फंक्शन gf और इंटीग्रल वैल्यू दिस। तो अगर ये इस टाइप के कंडीशन रखता है देन ये कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन को अब 4 इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जो बताते हैं, जो इसके आंसर है, ऑप्शन है 4, उन 4 ऑप्शंस में हमको पॉलिनोमियल्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है पीएफ का। तो अब यहाँ से हमको सॉल्व करने के लिए माइंड में स्टार्ट अप्रोच जो लगानी है वो ये देखना है कि हमें ये दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है g का रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन fx के साथ है, और fx से फाइनली हमें pn में रिलेशन को मांग रहा है ना, क्योंकि जो ऑप्शन है वो pn से रिलेटेड है। तो वहीं से हम अप्रोच लगाएंगे। As we can see, fx is related to this and this related to this, and we want to solution fx related to this। तो जो हमको ये रिलेशन पता था हमने वही लिख दिया, ठीक है। g का वैल्यू लिख दी, इस रिलेशन में ये थी। अब जो g1 पूछा गया है, gt दिया था, gtx, यहाँ पर 1x का रिलेशन है। तो क्योंकि इन दोनों का रिलेशन 1 के साथ है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में हमें g1 का रिलेशन है, ठीक है। तो ये t था, यहाँ 1 का रिलेशन है, तो मैंने t को यहाँ से 1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर 1 किया तो t की जगह पर 1 आ गया। ये फिर अपने आप में क्या हो गया, x-1 का होल स्क्वायर हो गया। तो x-1 का होल स्क्वायर दिस इसके इक्वल हो गए। यहाँ पर भी देखिए x, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया है ना, दिस, और ये करने के बाद अब यहाँ पर हमारा ये रह जाता है दिस, क्योंकि g1x है इक्वल टू दिस इन x और 1 - x। इसके लिए मोड 1। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो टर्म दी थी उसमें इसके मल्टीपल में, g के मल्टीपल में x दिया गया था, वो x के इंटीग्रल के बराबर था f dx के। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर जो गिवन कंडीशन थी वो अप्लाई कर दी। तो इट मीन्स क्या हो गई, ये वाली टर्म इसके बराबर हो गई। अब हमको क्या चाहिए, केवल fx की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो 1 - x² बच गया, 1/1 - x² हो गया। अब देखिए कि fx है 1 - x²। अब हमको जो आंसर चाहिए वो चाहिए p की टर्म में, और p की टर्म में हमको यहाँ पर पता है कि ये किसके बराबर है, 1/x के बराबर, ठीक है। तो अब हम इसको स्क्वायर है तो 2 अलग अलग बार लिख लेंगे, एक बार ये pn आ जाएगा, एक बार ये m आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर m ऐसे। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये भी लीजेंड्रे से ही आया है। इफ pnf, अब आपको इसमें देखना होगा कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ और स्पेशलिटी भी है जिससे मैंने ये लिया था। तो यहाँ पर अब आप ये सोच के मत चलिए कि ये आपको लीजेंड्रे से कनेक्टेड है, ठीक है। एक जनरल पॉलिनोमियल दिया है जो इस तरीके से pnx where n = 0, 1, 2, 3, p a polynomial of degree n with the real coefficient defined in the interval 2 greater than n or 2 less than 4. If integral 2 to 4 pmx dx
यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा एन है। अब एक इस टाइप का पॉलिनोमियल है और आपसे वो पूछ रहे हैं कि इनमें से पी एन एक्स किसके कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आपको सोचो कि लीजेंड्रे बिल्कुल नहीं पता, आपको नहीं पता है कि लीजेंड्रे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन पता है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई ये जो भी नीचे पी लिखे हुए हैं वो एक कंडीशन फॉलो करने चाहिए, ठीक है। हम वही से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं कनेक्टेड है। तो हमें लीजेंड्रे की जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए। वो होती है कि पी एम एक्स की एन एक्स इंटीग्रेशन -1 to +1 इक्वल टू 2 to n+1 क्रोनिकल डेल्टा एम एन। अब देखिए कि लीजेंड्रे पोलिनोमियल में तो ये पार्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन लीजेंड्रे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू लीजेंड्रे पोलिनोमियल। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कहीं पर हमको लीजेंड्रे की कंडीशन भी लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमें जो पता है हम वहीं से शुरू करते हैं। हमें ये पता है कि भाई इंटीग्रेशन पहले का पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल 2 to 4 ये है क्रोनिकल डेल्टा। अब ये क्रोनिकल डेल्टा तो इसकी तीन कंडीशन हो गई कि अगर एम एम सेम होगा तो 1 होगा, तो एम एम हो गया तो यहाँ पर एम स्क्वायर हो गया, एन एन हो गया देन ये एन स्क्वायर हो गया। अगर ये दोनों अलग होंगे तो 0 होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है कि जो नीचे के चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में ये कंडीशन लेके करके लगा के देखते रहिए। जो भी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इन तीनों कंडीशन को, वही आंसर सही, ठीक है। तो हमको जो आंसर मिलता है इसका वो आंसर डी मिलेगा, पहली दो टर्म नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये पता चलना चाहिए कि मैथमेटिक्स नेट जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपको सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए। इसमें आपका कोई लीजेंड्रे का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना और कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है। आपको केवल जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये कंडीशन है कि क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको यहाँ से अप्लाई करके देखते रहना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं नेट के एग्जाम में आती हैं जो आपको जरूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट पता हो, आपको सिंपल मैथमेटिक्स पता है तो भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो। मेन पार्ट है कि आपकी वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड और अप्रोच क्या लगा रहे हो आप, ठीक है। ऐसे ही एक तीसरा एक और क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पर एक आपको फंक्शन दिया गया था, ठीक है, और आपसे पूछा था कि ये फंक्शन किसका सॉल्यूशन है। अब होता क्या है कि इसमें कुछ नहीं दिया है कि ये हर्माइट है या लीजेंड्रे है क्या है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो इस टाइप का सॉल्यूशन है x/2 की पावर सम, ये किस में आता है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो बेसल फंक्शन जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है x/2 पावर दिस, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बेसल है और इसके जो सॉल्यूशन होता है वो ये जो जिसका ये सॉल्यूशन है, जिसका ये सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। जब आप इस गिवन ये सॉल्यूशन और गिवन सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि n=1 अगर लिखा जाएगा तब ये आंसर हमारा वही मैच करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी n=1 कर देंगे तो ये सी ऑप्शन सही होगा। ये तो मुझे लगता है सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ खास नहीं है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ था जिसको आपने बेसल फंक्शन से कंपेयर किया, कंपेयर करने पर आपने पाया कि n=1 होना चाहिए। तो जब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में n को 1 से रिप्लेस कर दिया और देन आपके पास सॉल्यूशन सही। अब ये जो आपकी गिवन कंडीशन से मैच करें, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये हर्माइट से है ना, तो बेसल से हो गया और लीजेंड्रे हो गया, तीसरा हर्माइट से है। इसमें फिर आपको एक जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है और इस जनरेटिंग फंक्शन के लिए h40 की वैल्यू पूछी गई। चार ऑप्शन है 12, 6, 24 एंड -6। तो पहले हम हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx - 2x dy x2 plus 2xy, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसका सॉल्यूशन ये होता है r0 to p -1 की पावर r फैक्टोरियल n 2x टू पावर n - 2r अपॉन r n - 2 है, ठीक है। और इसका जो जनरेटिंग फंक्शन है वो ये। अब आप क्वेश्चन पूछते हैं कि अब देखिए फिर अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हर्माइट,
अब कैसे? क्योंकि इन्होंने जो जनरेटिंग फंक्शन है वो ये है, ठीक है, लेकिन वहां पर जनरेटिंग फंक्शन ये है -3 में, ध्यान रखने वाली बात है ना। आपका वहां पर अलग है। देखो ये हम बिना किसी कॉन्सेप्ट के भी सोल्व कर सकते हैं, बस आपको अप्रोच अप्लाई करना है। आपको जो दिया गया था वो आपने लिख लिया, ठीक है। आपसे वो पूछ रहे हैं जीरो के लिए, H4 के लिए पूछ रहे हैं बेसिकली वो, लेकिन आप पहले HN0 को अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए कि HN0, तो आप x को 0 से रिप्लेस कर दीजिए, देन ये आपके पास एक डिफरेंस, ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये एक सीरीज है और ये भी एक अपने आप में सीरीज है। दोनों को जब आप ओपन करेंगे तो जो फोर्थ पावर होगी वही यहाँ पर क्या होगा, H4 हो जाएगा। तो आपने इधर भी ओपन कर लिया और इधर भी इधर ओपन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो एक सीरीज है, समेशन है, तो ये तो अप्लाई होता ही रहेगा। इसको ओपन कर लिया, e⁻⁻x यहाँ पे किया तो 1 - x प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 -x2 फैक्टोरियल 3 समथिंग, तो s1 ऐसे चलता रहेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर t⁴ और यहाँ पे भी t⁴ जो होगा वो कोफिशिएंट h4 होगा। दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पर यहाँ पर h40 t⁴, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टोरियल तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 के साथ 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया 4 पावर कैंसिल होगी, 4 इधर चला गया, 2 इधर, और आंसर में आ गया ऊपर 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 4 3 12, आंसर ए। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको कोई हर्माइट का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना लीजेंड्रे की, आपको सिंपल मैथमेटिक्स पता होना चाहिए था, वो आपने अप्लाई किया और पूरी क्वेश्चन सोल्व कर। तो ये मैं मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये नोटिस कर आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि वहां पर क्वेश्चन में एच और पी और इस तरीके की चीजें देख करके ये मत सोचिएगा कि ये हर्माइट से या फिर लीजेंड्रे या फिर जे में बेसल से पूछा गया है। वहां पर आपके पास थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आप अप्लाई करेंगे, आप अप्रोच वहां पर अप्लाई करेंगे तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हर्माइट पॉलिनोमियल का, ये आया था आपको यहाँ, ये भी इसमें भी आपको कहीं पर भी कोई अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ठीक है, हर्माइट बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जी एक फंक्शन है जो एच से इस तरीके से रिलेट है, ठीक है, टी टी एच करस्पॉन्डिंग जनरेटिव फंक्शन जो इस तरीके से रिलेट है, 1/n hn t⁴n सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को इनमें से सेटिस्फाई करेगा। अब आपको ये दिया हुआ है, यहीं से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। क्या आपको क्या लगता है कि अप्रोच क्या लगानी चाहिए? सिंपल अप्रोच लगानी है। तो एच के लिए एक सॉल्यूशन दिया गया है, एच का जी से रिलेशन दिया गया है, जी में आपको फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, तो एच को हम जी से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल कैलकुलेशन जो भी होगी वो करके देखेंगे और हमें एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, है ना। तो वही हमने किया भी है। हमको ये रिलेशन दिया गया था जी के साथ, वहां पे समेशन के साथ है, उसको छोड़ दीजिए। अगर हम एक टर्म को लेते हैं तो जी दिस हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन है, एक बार डिफरेंशिएशन है और एक बार टी के साथ डिफरेंशिएशन। हम वही कर रहे हैं कि एक बार जी को एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल यही एक्स का फंक्शन है, ये सब एक्स से इंडिपेंडेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये वेरी हो गया। ऐसे यहाँ पर हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिया, यहाँ पर फिर करके देख लिया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर हमें तीनों वैल्यू मिल गई। अब जो हमारा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमने एच एन दिस और दिस, ये तीनों की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। जब आप रिप्लेस करेंगे तो देन फिर आपको एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए आप देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पर आपका ऑर्डिनल डेरिवेटिव, लेकिन जब वही फंक्शन है, दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, तो पार्शियल और डेरिवेटिव का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मतलब कहीं पर भी इसमें आपको कोई अप्रोच मतलब कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप मैथमेटिक्स की अप्रोच अप्लाई करनी थी और आपका आंसर ए। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहिए कि ये जो हमने जी एक्स रखा है देखा है, इनको नीचे की 4 इक्वेशन जो है चारों पे अप्लाई करके देखते रहिए सारी वैल्यू, तो अभी कोई नया ऑप्शन सही हो जाए। तो आप चाहेंगे इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एच के थ्रू आप उधर भी वन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक जो जो फोर्थ स्पेशल फंक्शन है लैंगुरे, इस पे मैंने कभी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा, जितना मैं मतलब मेरे पास जितने भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उसमें मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे
सिलेबस में ये है तो मे भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले टाइम में क्लिक हो जाए, तो मैंने कोशिश की कि ये लिख दूँ आपके लिए। ये डिफरेंशियल, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, एक्स डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वन माइनस एक्स डी वाई डी एक्स एक्स वाई। इसका जो सॉल्यूशन है वो एल एन इस टाइप से लिखा जाता है, माइनस 1 की पावर आर एन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर आर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसका जनरेटिंग फंक्शन इस टाइप का होता है, e टू द पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड एंड 1 माइनस जेड। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो रोगी फॉर्मूला है वो इस तरीके का है, e टू द पावर x फैक्टोरियल एंड n टाइम डेरिवेशन ऑफ x टू द पावर n e टू द पावर माइनस। ठीक है, इसी तरीके इसकी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन भी यही है, यहाँ पे भी क्रोनिकल डेल्टा आता है, कोई मल्टीपल में नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर इसमें माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का एक फैक्टर मल्टीप्लाई। अब जो दूसरा पार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक टाइप की वेव एक गिवन इक्वेशन दी गई थी आपको, u एक फंक्शन है जिसको x के साथ 2 टाइम डेरिवेटिव किया, यहाँ पे t के साथ किया, ये इक्वल टू 0 है। उसकी बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन ये है कि 0t इक्वल टू lt होगा, और इनिशियल कंडीशन इसकी ये होगी, x जब t 0 होगा साइन पाई टी अपॉन l, और यहाँ पर जब t के टाइम डेरिवेटिव होगा और एक्स टी टाइम टी। अब देखिएगा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हमको क्वेश्चन को देख के अपनी अप्रोच डिसाइड करनी है। ये एक क्या है, वेव इक्वेशन है। कैसे आइडिया लगाएंगे कि एक्स और टी दोनों में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना, एक्स और पार्शियल डेरिवेशन में और भी होता है क्वेश्चन इक्वेशन और वो सब कुछ, लेकिन एक्स और टी के साथ जब आ रहा है तो इसमें से वेव इक्वेशन है ना। और एक चीज उसमें होती है, उसमें सी का फैक्टर भी होता है मल्टीपल, है ना, लेकिन यहाँ पर सी का फैक्टर नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, सी की जगह पे 1 दिया गया। आप देखिए कि ये सिंपली द वेव इक्वेशन दिस, यहाँ पर अगर आप देखिए तो C1 हो गया है ना, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वेव इक्वेशन का वो समेशन n a n cos पाई n p l अपॉन b माइनस बी एन साइन n पाई t अपॉन l इनटू साइन n पाई x अपॉन l, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ए और एन और बी एन, ए एन और बी एन की वैल्यू फूरियर सीरीज अप्लाई करने के बाद निकाल लीजिए, वही होती है ए एन इंटीग्रेशन एफ एक्स साइन, ए एन के साथ कोस आता है और बी एन के साथ साइन आता है। ठीक है, ए एक्स एफ एक्स और जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर दी हुई है आपको, है ना, ये एफ एक्स की वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू है, दोनों जब आप अप्लाई करेंगे तब आप सिंपली आपके पास पूरा कैलकुलेशन करने के बाद डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये वाला एक और ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव से आया था भाई, ये जिन्होंने लगाया इसको हटा दीजिए यार, हम लोग को थोड़ा डिस्टर्ब। जिसने लाइन खींची है वो प्लीज इसको डिलीट कर दीजिए, लाइन खींचने के बाद में यहाँ से हमारे पास से इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, लास्ट आपको एक और इसी टाइप की वेव इक्वेशन दी हुई थी, देखिए ये भी वही है, एक्स में डिफरेंशिएशन है और टी में डिफरेंशिएशन है, इनिशियल कंडीशन दी हुई है दिस और दिस, ये 0 है, तब आपसे वो पूछ रहे हैं कि एफ एक्स टी क्या है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी आपको कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक रियल नंबर कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए फूरियर सीरीज में जब हम देखते हैं। वो क्या कहते हैं, यहाँ पर एक वेव इक्वेशन आपको दी है, रियल नंबर कहता है कि क्या है कि प्लस बी टी, जो इस भी फंक्शन को आप देख रहे हैं उसके बी टी प्लस माइनस बी टी का हाफ, देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दी, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा टाइपो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1/2 का फैक्टर हो आएगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर तब आप देखेंगे कि ये होता है एफ एक्स टी एक्स प्लस बी टी प्लस एफ टू एक्स माइनस बी टी प्लस होल 1/2, मतलब हाफ फैक्टर से इसकी डिवाइड कर देते हैं, देन ये एफ एक्स टी हमको मिल जाएगा। ये हमको दिया हुआ है एक्स माइनस स्क्वायर, ये 0 है, तो सिंपली हम एक्स स्क्वायर जब है तो अब एफ एक्स प्लस बी टी का फंक्शन है जब यहाँ पर, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे बी टी से और माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा बी है ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको स्पेशल फंक्शन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल सकते हैं। होप्स कि आप लोग के लिए अगर आप नेट का एग्जाम देंगे तो हेल्पफुल। ठीक है, थैंक यू। जीवितेश सर हो गया? हाँ सर, हो गया। ओके ओके। पहले तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर ने जो आज पार्ट कवर किया है स्पेशल फंक्शन का, ये सच में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी वो जैसा सर ने बताया भी है कि स्पेशल फंक्शन दिखा के और हमें डराता है, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स से ही हो जाते हैं। लकीली अक्सर ऐसा होता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। बेसिकली डीप फिजिक्स या डीप मैथमेटिक्स में ना जाकर के आप अगर थोड़े से लॉजिक भी लगाएंगे तो कभी कभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी अभी सेशन आपके लिए ओपन है, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।